हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। हम आपको आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 जो फोटोसिंथेसिस है। इस दुनिया में फूड कैसे बनता है, कैसे आया प्लांट में करा फोटोसिंथेसिस और कैसे बनाई उसने फूड ग्लूकोज। तो आज हम इन सब का पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ 11th क्लास, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसमें हमारी मेन है साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कपलिंग हाइपोथेसिस एंड द C3 और C4 साइकिल। इसमें बेसिकली दो हमारी रिएक्शन है, एक है लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन में हम क्या बनाएंगे, ATP NADPH2, वो कौन सी, साइक्लिक, और इसके बाद बनाऊंगा नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से हम क्या बनाने वाले हैं, ATP NADPH2, जो हमारी क्या होती है, एनर्जी करेंसी है, जो हमारी एनर्जी है जो सेल फोटोसिंथेसिस में बनेगी, और उसी से यूज करके डार्क रिएक्शन में मैं CO2 और क्या करूंगा, CO2 को फिक्स करूंगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज में। तो CO2 से हम ग्लूकोज बनाएंगे डार्क रिएक्शन में, बट किसकी मदद से, जो ATP NADH2 यानी जो प्रोडक्ट था साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन का। चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं। मैं सिंपल ये बोलता हूं, हमारी एक होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है हमारी डार्क रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं, इसमें दो आती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। साइक्लिक आती है और नॉन साइक्लिक आती है। डार्क रिएक्शन में C3 और C4 साइकिल। और हम क्या करने वाले हैं, हम इस साइक्लिक नॉन साइक्लिक से ATP NADH2 यानी कि जो एनर्जी होती है, दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी बनाएंगे, और इस एनर्जी से हम C3 और C4 साइकिल में क्या करने वाले हैं, इस एनर्जी की मदद से हम CO2 को फिक्स कर देंगे ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में, इन दोनों का यूज करके। ठीक है, तो आओ अब हम लिंक रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को मिला के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, लिंक रिएक्शन बेसिकली। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस आती है और नॉन साइक्लिक आती है। चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लिक से। किससे स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक से। तो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में पहले आपको क्लोरोप्लास्ट पता होगा। क्लोरोप्लास्ट में बेटा स्ट्रोमा होता है, और स्ट्रोमा के अंदर ग्रैनम होते हैं। ग्रैनम यानी छोटे छोटे ऐसे करके स्टॉक बने होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये ग्रैनम होते हैं ग्रैनम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ग्रैनम के अंदर का जो एक है, एक सिक्का है, थाइलाकोइड। कौन, थाइलाकोइड। एक बार फिर बोलता हूं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे ऐसे ग्रैनम लगे होते हैं, है ना, और उसका सिर्फ एक ग्रैनम, एक कोइन क्या कहलाएगा, थाइलाकोइड। तो इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ये सब हो रहा है। देखो, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में सब हो रहा है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं, क्या, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइक्लिक में फोटोसिस्टम फर्स्ट से। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट है P700। ये फोटोसिस्टम, अच्छा फोटोसिस्टम बेटा दो फोटोसिस्टम होते हैं हमारे, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। इनके बारे में जब एलोबरेटली पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा जाता है तब बताया जाता है। मैं अभी नॉर्मल इस पे फोकस कर रहा हूँ। इसमें सिंपल सा इतना कह रहा हूँ कि क्या है हमारा, ये पहला फोटोसिस्टम फर्स्ट है और फोटोसिस्टम सेकंड, दो और होते हैं। ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला 700 को ऑब्जर्व करता है और सेकंड वाला 680 नैनोमीटर को ऑब्जर्व करता है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो 700 नैनोमीटर को वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ही सनलाइट या कोई वेवलेंथ आती है, इस पर टकराती है, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो देखो, फोटोसिस्टम फर्स्ट था, जैसे इस पे सनलाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, उसे किसने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो बैठा है, जो एक्सेप्ट करेगा, पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ये सारे पिगमेंट्स है इसके अंदर, जिसमें से एक पिगमेंट है सबसे पहले वाला जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। मैं ये CBSE से रिलेटेड बता रहा हूँ, नीट में इनके भी नाम बता सकता हूँ मैं, पर अभी के लिए CBSE फोकस करते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसने कहाँ पहुंचा दिया उसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे कौन आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे पिगमेंट्स आ रहे हैं जो एक दूसरे को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मान लो इसमें बहुत सारी क्लास के बच्चे बैठे हैं, मैंने मार्कर दिया एक बच्चे को, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। तो क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन है हमारे, कितने, दो इलेक्ट्रॉन जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे से पास हो रहे हैं। तो एक सिस्टम बन गया किसका, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें एक पिगमेंट दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन क्या कहते हैं ना, एक बच्चा उसमें लालची होता है, एक बच्चा हमारा थोड़ा सा ना लालची है, सोचता है दो इलेक्ट्रॉन आ गए, क्यों ना दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखूं। और दो इलेक्ट्रॉन को अगर अपने पास रखना है तो उसे क्या चाहिए होगा, 2H पॉजिटिव, है ना,
2H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, अरे नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों आएगा तभी तो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्ट्रोमा थाइलाकोइड है, अंदर ल्यूमन है, बाहर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से 2H पॉजिटिव उठा लेता है और 2H पॉजिटिव को कौन उठाता है, ये लालची इंसान। लालची इंसान का नाम साइटोक्रोम B6NF। ये साइटोक्रोम B6NF एक मेंबर है, किसका, एक मेंबर है हमारी इस पिगमेंट सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ये एक साइटोक्रोम B6NF स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और 2H पॉजिटिव, पर वो कहते हैं ना शेयर का सवा शेयर होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर आगे पास हुए, फिर उससे आगे पास हुए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पास करते चले जाएंगे। तो जो साइटोक्रोम B6NF था ना, उसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आए, उसने स्टेबल होने की कोशिश करी कि 2H पॉजिटिव ले लेता हूँ स्टेबल हो जाता हूँ, पर उससे भी कोई ताकतवर था जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा था। तो उसने रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण इसके 2 इलेक्ट्रॉन वो ले गया। अब बेचारे के पास ना 2 इलेक्ट्रॉन रहे क्योंकि वो ले गया। अब बचा 2H पॉजिटिव, इसका करे तो करे क्या 2H पॉजिटिव का, तो थक हार के वो 2H पॉजिटिव को कहाँ डाल देता है, ल्यूमन में डाल दिया। और अल्टीमेटली इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो लास्ट वाला था, लास्ट था ना, लास्ट मेंबर जो चीज ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके पास पहुंचा उसने डील कर ली, किसके साथ डील कर ली, फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ, कि मेरे पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा मैं तुझे दे दूंगा। और हुआ भी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गए। तो अल्टीमेटली घूम फिर के द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इज कौन है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। आपका नीट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे लास्ट अल्टीमेट रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ये कौन होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट पे वापस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो साइक्लिक हो गया। अब बात ये रही सर हम कर क्यों रहे थे, कर ही क्यों रहे, है ना। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब जुड़ते हैं तो एटीपी बनाते हैं, जो एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, ये हमारी एनर्जी है। तो हम फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब हम एटीपी बनाने हैं। सर एटीपी तो बना नहीं, अब बनेगा ना। चलो 2H पॉजिटिव है जो ल्यूमन में डाला था ना, यहीं पे इसी मेम्ब्रेन में एक और होता है कौन, F0 और F1, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसका नाम होता है एटीपीएस एंजाइम। क्या नाम है, एटीपीएस एंजाइम। ये एटीपीएस एंजाइम के 2 पार्ट है, एक F1 और एक F0। F1 जो हेड वाला पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर यानी स्ट्रोमा में, और F0 मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जैसे 2H पॉजिटिव है ना, वो इसके थ्रू, ये दरवाजा है, ये इसके थ्रू ना 2H पॉजिटिव क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये दरवाजा है, 2H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा 2H पॉजिटिव, एडीपी और इनऑर्गेनिक उसकी उसी राह में बैठे होंगे। जैसे 2H पॉजिटिव आएगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक उसकी मदद से क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे, बन गई एनर्जी, सिंपल। तो दिस इज अ साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमारा फोटो सिस्टम की मदद से हम पहले इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पर, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई सारे पिगमेंट आते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक क्या था, लालची था, एक लालची था साइटोक्रोम B6NF। तो इसने लालच में 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के चक्कर में 2H पॉजिटिव बाहर से लिए, सोचा स्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन किसी और ने छीन लिए। तो उसने 2H पॉजिटिव कहाँ डाल दिए, ल्यूमन में डाल दिए। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लास्ट मेंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे 1 है, फिर उससे 2 को गया, 2 को 3 को गया, 3 से 4 को गया, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पास होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पास होते हुए 5th पे पहुंचे, और 5th ने इसके साथ मान लो डील कर लिया है कि मैं किसे दे दूंगा वापस, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। याद रखना किसको देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। ये डील अभी भी और नॉन साइक्लिक में, उसमें भी कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब यहाँ भी चलेगी वहाँ भी चलेगी। ओके ठीक है, वापिस आ गया, साइक्लिक हो गया, एटी बन गया। ये था हमारा साइक्लिक। अब सोचते हैं नॉन साइक्लिक में क्या होता है। किसमें, नॉन साइक्लिक में। आओ अब पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक में, वही मेम्ब्रेन, पर इस बार फोटो सिस्टम कौन सा आएगा, सेकंड आएगा सबसे पहले। और फोटो सिस्टम सेकंड में कौन सी नैनोमीटर होती है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे उसने 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। सब कुछ वही कहानी चलेगी, है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की। फिर कौन बचे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। फिर उसमें वो लालची इंसान होगा साइटोक्रोम B6NF, सोचेगा मैं स्टेबल हो जाए, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर से 2H पॉजिटिव लेके आएगा, पर स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी और ने छीन लिए। उसका रिडॉक्स पोटेंशियल, उसकी पावर ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन छीन लिए उसने, रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा था। अब उसके पास 2H पॉजिटिव बचे, उसने 2H पॉजिटिव को ल्यूमन में डाल दिया। लेकिन अब क्या होगा, याद है 5th वाला जो हमारा लास्ट था, उसने क्या कर रखा है, डील कर रखी है। ये डील क्या थी कि मैं किसे दूंगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को दूंगा, हाँ राइट, फर्स्ट को दूंगा, पर यहाँ पे सेकंड है, वो लोड के इसके पास नहीं आएगा, तभी तो ये नॉन साइक्लिक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसे देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को देगा।
जो कौन सा है P700, राइट। तो ये उसको देगा, डील तो उसी के साथ है और डील हमेशा कायम रहती है आखिरी तक, है ना बच्चों। चलो आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, फोटो सिस्टम को फर्स्ट के पास, ठीक है। अब फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट ने लिया, उसी समय क्या होता है यहाँ पे सन होता है ना, सन भी इसके ऊपर रेडिएशन छोड़ेगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा स्पेस करने के, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें से होगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, फेरोडॉक्सिन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन ना, मैं देखो इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन अभी के लिए सिंपल, फेरोडॉक्सिन थोड़ा गुस्से में है, अरे किसी पे ऐसे होता है ना बॉल लग जाते हैं, वो गुस्से में फेंक देता है, तो फेरोडॉक्सिन पे 2 इलेक्ट्रॉन लगे, वो कह रहा है क्या कर रहे हो इतनी देर से 2 इलेक्ट्रॉन खेल रहे हो, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया बाहर फेंक दिए, बाहर यानी कि स्ट्रोमा में आ गए, सर जी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर। इसी दौरान वहाँ पे बैठा था NAD पॉजिटिव, किसकी प्रेजेंस में, NADPH रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो NAD पॉजिटिव बैठा है NADPH रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जैसी 2H पॉजिटिव बाहर निकलेगा इससे रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा NADPH, ये क्या होती है, एनर्जी, क्या है ये, एनर्जी, ये हमारी एनर्जी है, क्या है ये, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी बन गई, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कहेगा कि तुम भैया मेरे से इलेक्ट्रॉन ही लेते जा रहे हो, मुझे भी तो दो, मैं तो खत्म हो जाएंगे, है ना। सेकंड वाला क्या कहेगा, तुम तो मुझसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, वापिस तो कुछ दिया नहीं, मैं कहाँ से लाऊं इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो खत्म हो जाएंगे। उसने कहा शांति रख, पानी पी, क्या पी, पानी, तो जिससे पानी दिया और पानी को क्या हो गया, पानी का हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी टूट गया, और पानी टूटेगा तो पहले तो उसके पास हाफ O2, जैसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन है भाई, नेसेंट ऑक्सीजन, हाफ O2 निकलेगी, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन की तो हमें जितनी दे दो उतनी कम है, ठीक है। अब क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ऑब्वियसली जो चाहिए था हमें वो दे दी हमने फोटो सिस्टम सेकंड को, कि भाई रुक देख वाटर आया थे, तोड़ा हमने वाटर को, और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकले, वो तू ले जा, फोटो सिस्टम सेकंड, और बचा क्या, 2H पॉजिटिव। पहले 2H पॉजिटिव क्या करता था, जो बचता था सर वो F0 F1 ATPase एंजाइम की प्रेजेंस, ATP एंजाइम जो कि दरवाजा है उससे बाहर निकलता था, और जब बाहर निकलता था 2H पॉजिटिव निकलने से एक ATP बनता था, राइट। अब क्या होगा, ये 2H पॉजिटिव जो निकलेगा ना, ये भी यहाँ से निकल जाएगा, तो इस बार कितने ATP बनने वाले हैं बताओ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर तुम समझ गए तो तुम बता पाओगे सर 2 ATP बनेंगे। जब 2H पॉजिटिव निकला था तो एक ATP बना, इस बार 4H पॉजिटिव निकल रहे हैं तो कितने ATP, सर 2 ATP बनेंगे। तो इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं कि हमें साइक्लिक थी, नॉन साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक में क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अच्छा ये थी हमारी क्या, साइक्लिक फोटो सिस्टम, ठीक है। इसी में चेंज करके आपको मैं कपलिंग हाइपोथेसिस पढ़ाता हूँ, क्या कराता हूँ, इसी में चेंज करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कपलिंग। देख लो एक बार, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। साइक्लिक आओ, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें जो मेन है, कौन है हमारा मेन, सर एक तो साइटोक्रोम B6NF और ये फोटो सिस्टम, तो मैं इनसे हटाता हूं, ठीक है, ये छोड़, ये सब छोड़, तो हमारा जो मेन है, सर क्या मेन है, एक तो था इसमें कौन सा, फोटो सिस्टम हमारा सेकंड आया था P680, राइट। फिर कौन आया था, साइटोक्रोम B6NF, वो लालची इंसान, हमारा लालची बेटा है ना, लालची इंसान। फिर आया फोटो सिस्टम फर्स्ट P700, यही थे, वही सब रिएक्शन थी, मुझे उसमें कुछ खास नहीं बताना। हम पढ़ रहे कपलिंग, ये हटा देता हूँ, हम क्या पढ़ने वाले, कपलिंग हाइपोथेसिस। आप भी की उसमें कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसे, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, एनसीईआरटी में हेडिंग है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कपलिंग हाइपोथेसिस उसी का नाम है। तो इसमें क्या था, फिर सेकंड, फिर साइटोक्रोम B6NF, जो मेन बंदे थे हमने उसके नाम रखे हैं PS1। अब साइटोक्रोम B6NF क्या कर रहा था, वो बार बार 2H पॉजिटिव बाहर से दे रहा था, अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में, और यहाँ डाले जा रहा था, तो यहाँ पे H पॉजिटिव
H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो सोचो आप, इधर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव इकट्ठे हो रहे हैं अंदर की तरफ, और ये आ कहाँ से रहे हैं, सब बाहर से आ रहे हैं। तो अंदर H, बाहर H पॉजिटिव क्या होता जाएगा, यहाँ H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो बाहर कम हो रहा है। और H पॉजिटिव अगर बढ़ता है तो क्या होता है सर, H पॉजिटिव ज़्यादा आएगा तो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा तो pH कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा तो एसिडिक, एसिडिक टू pH कम, इधर H पॉजिटिव कम हो रहा है यानी बेसिक होता जा रहा है। अगर बेसिक होगा तो pH ज़्यादा। जो ये डिफरेंस बन रहा है किसका, ये प्रोटॉन का डिफरेंस बन रहा है, इसे इलेक्ट्रो प्रोटॉन, ये प्रोटीन मोटिव फोर्स बनेगा। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कि अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा है बाहर कम है, तो ये फोर्स बना रहा है, क्रिएट कर रहा है अंदर फोर्स, एक मोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बना रहा है कि अंदर पॉजिटिव ज़्यादा है, एक मोटिव फोर्स बने, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जाके पढ़ना बिल्कुल वर्ड। ये समझाने के बाद एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आता होगा आपको। मैं रीडिंग नहीं करवा रहा, लेकिन आपको जो समझा रहा हूँ इसका एक एक वर्ड आता है आपको, यकीन करना, पढ़ के देखना। ठीक है, अब देखो जो H पॉजिटिव है, pH है, ये सब हो रहा है, इसे कहते हैं, इसमें अंदर ना एक फोर्स बनती जा रही है, अंदर H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, इस फोर्स को तोड़ूं या ना तोड़ूं? सर तोड़ते, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव है, अगर मैं उसे तोड़ूंगा, ये 2H पॉजिटिव, तो क्या बनता है सर जी, ATP बनता है। क्या बनता है, ATP बनता है। अगर 2H पॉजिटिव हमारा बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ATP बनेगा। और अगर ATP बनेगा 2H पॉजिटिव बाहर निकलने से, तो हमारा तो फायदा है। तो इसलिए कीमो है ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में यही कहते हैं, जो पोटेंशियल बन रहा है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा बाहर कम है, हमें तोड़ना चाहिए। तोड़ेंगे किसकी मदद से, वही F0 F1 में ATPase एंजाइम, और बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ATP। इसे कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसे, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर। चलिए, ये था हमारा कौन सा, हमारा था साइक्लिक, है ना, कपलिंग, ये हमने पढ़ लिया। तो हमने लिंक रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोसिंथेसिस पढ़ ली है, जिसमें हमने क्या बनाया, NADH2 बनाया, ATP बनाया, एनर्जी। अब हमें C3 और C4 पढ़ना है, और C3 C4 में हम क्या करेंगे, CO2 का यूज़ करके उसे ग्लूकोज में चेंज करना है। CO2 का यूज़ करके हम उसे ग्लूकोज में चेंज करेंगे। तो यही चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। हाँ जी, बढ़िया, आगे चले, मज़ा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल बढ़िया, आ जाओ। तो हमारा क्या है, हमारा अब आ रहा है नेक्स्ट इज C3 साइकिल। बड़ी फेमस साइकिल है C3 साइकिल, है ना। ठीक है, C3 साइकिल, पहले बात इसका C3 नाम क्यों है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा, बहुत कुछ आ रहा होगा, तो मैं सिंपल सा बताता हूँ इसका क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना, क्या करना है हमें सर, CO2 का फिक्स करना है, तो CO2 आएगा। CO2 वैसे आप CO2 प्लस H2 दोनों आते हैं, है ना। कभी कभार आपको CO2 की फॉर्म Sc3 नेगेटिव दिख जाएगी, तो इस फॉर्म में भी आता है, मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। CO2 H2 है, ये H2 भी हटाता दो, CO2। ठीक है, जब इसको CO2 आया, सबसे पहले इसका स्वागत करने, इससे मिलने कौन आएगा, RUBP। सर ये क्या होता है, रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, बिस फॉस्फेट, रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट आएगा CO2 का एक्सेप्ट करने। और ये बताओ RUBP कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है, ध्यान रखना। और CO2 कितने कार्बन का, 1 कार्बन का होता है। ये दोनों एक्ट करेंगे, लेकिन याद रखना ये जो इनके प्रोसेस है, इसमें CO2 को फिक्स कर रहे हैं ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसे, कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ओके, अब कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब कार्बोक्सिलेशन हुआ, साथ में क्या होता है, इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए। इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट कि RUBP CO2 के एक्सेप्ट कर दे, इसके लिए चाहिए रुबिस्को। बेटा बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबुलोस 1, देखो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी आगे, कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा, जब उसमें बताऊंगा। हम जो नोट्स देता हूँ उसमें होता है हमारा नॉर्मल बैच जो हो रहा है, जल्दी हमारा नीट का हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है सुबह मॉर्निंग में, तो वो बैच को हम आगे
और कंटिन्यू करने वाले हैं, और साथ में उसमें क्रैश कोर्स भी ऐड कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे नीट का जो बैच चल रहा है वो अगले साल एक्सपेंड करने वाले हैं हम अपनी, जैसे कि आपको पता है हमारी इंस्टीट्यूट का बड़ा रूम अवेलेबल है, तो बहुत ही अच्छा है। चलो हो गया, प्रमोशन कर रहे हैं नहीं आगे बढ़ते हैं। 3PGA क्या बनेगा? देखो पहली बात RuB और CO2 सबसे पहले जो एक्सेप्ट बनते हैं जुड़ के रूबिस को भी प्रेजेंट में कार्बोक्सिलेशन में, तो क्या बनता है 3PGA। क्या होता है सर फुल फॉर्म बताओ? 3 फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड। ग्लाइसरिक एसिड, बेटा ग्लाइसरिक एसिड की जगह अगर ग्लाइसरेट लिखा हो ना तब भी सेम होता है, मीनिंग वही है, ग्लाइसरिक एसिड ही कह रहा है, ठीक है 3 फॉस्फो। और इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कितने कार्बन थे? 5 + 1 6 कार्बन, लेकिन ये 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। अब आप क्या होगा इससे 3 कार्बन कहाँ गए? बेटा इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का ना, इसका फर्स्ट टेबल कंपाउंड कितने कार्बन? 3 कार्बन का है, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या है? C3 साइकिल। क्या नाम है? C3 साइकिल। अब 3PGA 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड है ना, ये क्या बनता है? 3PGA अभी पागल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? 3 फॉस्फो, अरे दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, 3PGAL। 3 कार्बन का होता है बेटा ये भी, 3 फॉस्फो ग्लाइसर एल्डिहाइड। बुक में को लिखा हुआ है 3 कार्बन का है ना, तो ट्रायोस फॉस्फेट। ओके, और जैसे कि बोला कितने मॉलिक्यूल बेटा? 3 कार्बन है, तो जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल थे इसके भी कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, इसको ये इसमें रिड्यूस हो जाता है, इसे कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं इसे? रिडक्शन। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या खर्च होता है? पैसा। और क्या पैसा है हमारे पास? ATP और NTPS है पैसा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, क्या यूज़ होगा? ATP और NADPH, H2 जो लिखना है, और जितने मॉलिक्यूल है उस हिसाब से देखो, जितने मॉलिक्यूल होगा उतना ATP, यानी 2 ATP खर्च होगा, 2 NADPH2। तो हमारा 2 ADP जब ये टूट जाता है यूज़ होने का 2 ADP और ये 2 NADP पॉजिटिव, ठीक, ये बन जाता है, ठीक है। तो डिडक्शन बेसिकली हमारी दूसरी प्रोसेस जिसमें हमारा 2 ATP 2 NADPH बन रहा है। अब क्या होगा, जो ये हमारी प्रोसेस है 3 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड 3PGL बन रहे हैं ना, ये 3PGA से 3PGL बने, इसका 83% ना किस काम आएगा? इसे रीजनरेट करने में, क्योंकि बेटा साइकिल है तो RuB जो हमारा सबसे पहले बना था वो वापस बनना चाहिए, रीजनरेट होना चाहिए, और बाकी बचा 17% वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। लेकिन बट ग्लूकोज का भी कितना पोर्शन बनेगा? सिर्फ 1/6 पोर्शन। कितना? 1/6 मॉलिक्यूल। बाकी क्या होगा? ये बनेगा। तो ये प्रोसेस का नाम क्या हो गया सर? प्रोसेस का नाम हो गया रीजनरेशन। ये दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन रीजनरेशन में हमारा फिर से पैसा खर्च होगा। पैसा क्या खर्च होगा? पैसा खर्च होगा। तो पैसा क्या है? ATP। कितना सर? 1 ATP 1 ATP और ADP बन जाएगा, ठीक है सर। ये क्या है? C3 साइकिल। डन, इतना सा बस। लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक बात जाननी थी, ये प्रोसेस में ग्लूकोज कितना बना? 1/6। क्या तुम्हें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1/6 चाहिए? तो क्या करो? चलो 2 ऑप्शन है मेरे पास। क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। क्या? इस साइकिल को मैं 6 बार चला देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 चला दी, 6 बार। बन गया? हाँ बन गया सर। 6 बार चला दो, लो मल्टीप्लाई कर लो सर। 1/6 = 1 मॉलिक्यूल बन गया। तो आपके अंदर इतना वो होगा कि आप इंतजार कर सकते हो 6 इतना चला भी, मैं नहीं कर सकता। मुझे दूसरा ऑप्शन अच्छा लगा। क्या? मैं इसकी अमाउंट बढ़ा देता हूँ। कितनी? सबको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने? सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने मॉलिक्यूल थे? 1 6 मॉलिक्यूल। ये कितना था? 1 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर ये आया कितने थे? 2 मॉलिक्यूल। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 मॉलिक्यूल। क्या कर देंगे? 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। वही सब रिडक्शन में ATP कितने बन रहे थे? 2 मल्टीप्लाई कर दो 12,
मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, क्या हुआ सर, है ना, 2 थे, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 ATP, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 12 ATP और 12 NADPH, मान लें ये भी 12 हो जाएंगे। और इसमें जो मॉलिक्यूल है ये करने के बाद, इससे हम करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 करने के बाद तो कितना हो जाएगा, ये भी 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब 12 मॉलिक्यूल का 83% अप्रोक्स 10 मॉलिक्यूल होता है, तो 10 मॉलिक्यूल तो यहाँ चला जाएगा रीजनरेशन, बाकी 2 मॉलिक्यूल रहेगा जो रीजनरेशन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि भैया 6 से मल्टीप्लाई किया, सबको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 6 मॉलिक्यूल। 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन होगा, इधर भी तो इसे भी तो 6 से करना पड़ेगा, तो ATP कितने हो जाएंगे सर 6, ठीक है। एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल ATP कितने फ्रिज हुए, टोटल ATP देखो सर 12 और 6, 12 + 6 = 18 ATP हमारे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और NADPH2 कितने, यही है 12, और तो कहीं नहीं, तो 12 NADPH2 कितने, 12 NADPH2, राइट। और एक वो बताओ, एक तुम्हारी बुक में, मैंने पता नहीं बुक नहीं है शायद, टेबल है ना, NCERT में, पेज नंबर मुझे पता नहीं कौन सा पेज नंबर है, तो उसमें 6 CO2 के मॉलिक्यूल है, यहाँ देखो ना 6 CO2 के मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, 1 ग्लूकोज, ये तो 1 ग्लूकोज, हो गया भाई, हो गया। तो समझ में आया, चीज़ों को समझो, आएगा अंदर, आएगा सब कुछ। RUP CO2 एक्सेप्ट आया, RUP को मिलने आया, CO2 आया, कह रहा हाय, क्या बोलता हाय, तो RUP भी को मिलने कौन आया, CO2, दोनों ने मिल गए, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, मेरे सामने मम्मी पापा बैठे होते, तो रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को की प्रेजेंस में RUP और CO2 मिला। रूबिस्को की प्रेजेंस में क्या बनाया, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाया। कितने मॉलिक्यूल सर, 2 थे, लेकिन हम पूरा लेंगे तो 12, समझ रहे हो, लेकिन हम 2 मॉलिक्यूल, पहले क्या कहता है ना, याद कम से करो, बाद में मल्टीप्लाई कर देना ना, पहले कम याद करो, फिर बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। 3PGA बने, 2 मॉलिक्यूल थे, 3 कार्बन के, फिर वो रिडक्शन हुआ जब ATP खर्च हुआ, जितने मॉलिक्यूल उतने ATP, ऐसे याद रख लो, 12 मॉलिक्यूल 12 ATP 12 NADPH2, 12 मॉलिक्यूल बने, 3PGA 3 पागल, 3-फॉस्फोग्लाइसिक एल्डिहाइड, फिर क्या हुआ, 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, 1 मॉलिक्यूल बना, जब बनेगा जब पूरा कार्बन लेंगे, नहीं तो 1/6, बाकी सबका रिडक्शन रीजनरेशन होगा, उसमें हमारा 1 ATP या क्या 6 ATP जाएगा। ये प्रोसेस हो गई हमारी C3 साइकिल। लेकिन बेटा C3 में आप देखो, CO2 को फिक्स कर दिया हमने, कर दिया, इससे ग्लूकोज बन गया, लेकिन सर C4 उसमें भी तो करेंगे, क्योंकि क्या होता है हमारे जो ये फोटोस, ये जो ये हम चल रहे हैं डार्क रिएक्शन, इसके अंदर मेन पाथ पे तो C3 होता है, मेन पाथ क्या है C3, तो जिन प्लांट्स में C3 हो रहा है, यानी जो C3 प्लांट है उनमें C3 साइकिल ही होती है, बट जो C4 प्लांट होते हैं उनमें C3 और C4 दोनों होती है, C3 C4 दोनों होती है। ओके चलो पढ़ते हैं अब। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं अब, C4, ठीक है, क्या पढ़ेंगे C4, मैं मिटो रहा हूँ, होप सो आप सबने कर दिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, C4 साइकिल। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं बताऊं, एक ना क्रांस एनाटॉमी होती है, उसमें क्या होता है क्रांस एनाटॉमी में, वो ना हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल है, आपने लीव पढ़ी होगी, लीव की अनाटमी पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 6 हमारा 11th क्लास का। उसमें क्या होता है, नीचे जाइलम होता है, ऊपर फ्लोएम होता है, ठीक है। इसके आसपास क्या होता है, कई सारे बंडल शीट सेल होते हैं, ठीक है, कई सारी लेयर होती है बंडल शीट सेल की, जो कि गैस इम्परमेबल होते हैं, गैस को नहीं जाने देती। और उसके आसपास क्या होता है, हमारे मीसोफिल सेल होते हैं, मीसोफिल सेल, ठीक है। और ये ब्लैक वाले जो बताए, ये कौन से होते हैं, ये हमारे बंडल शीट, जैसा बंडल शीट सेल। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो बेटा, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें याद कराना है कि मीसोफिल सेल का पड़ोसी कौन सा होता है, बंडल शीट होता है।
मीसोफिल का पड़ोसी बंडल शीट होता है। ठीक है, याद रखना। चलो इसे रब कर देते हैं और अब हम अपनी सही तरीके से C4 साइकिल बनाते हैं। C4 साइकिल, ओके। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्या हो गया, सर ने बिच्चा बिच्चा कर दिया। ओके, तो पहले M मीसोफिल से, ठीक। दूसरा बंडल शीट से। कुछ बच्चे ना इसको इधर कर दे, इसको इधर मत करना, जैसा दिखा रहा हूँ वैसे याद करना। MBA होता है ना, MBA, M फॉर मीसोफिल, B फॉर बंडल शीट, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले CO2 आएगा, उसे एक्सेप्ट करने वाला कौन आएगा, पेप। मैंने फिर बोल देता हूँ CO2 के SCO3 नेगेटिव फॉर्म भी होती है, पर मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे नहीं बताना। ठीक है, पेप होता है। पेप क्या होता है, फॉस्फिनोल पायरुवेट। कितने कार्बन, 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन, 3 कार्बन, और CO2 1 कार्बन। ठीक है, ये मिलेंगे। किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे एक मेन एंजाइम है। कौन है मेन एंजाइम, इसका नाम है पेप्केस, PEPCASE, पेप्केस, और PEP कार्बोजाइलेस। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें हम CO2 को फिक्स कर रहे हैं, है ना, इस प्रोसेस को हम फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्सेशन। 1 एंड अब जब हम ये कराएंगे, CO2 और पेप मिलेंगे तो क्या बनेगा, OAA। क्या बनेगा, OAA, हमारा 4 कार्बन का। ये क्या होता है सर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है, 4 कार्बन का है, इसलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल। क्या नाम है साइकिल का, C4 साइकिल। ठीक है, तो 4 कार्बन का कंपाउंड है, क्या बनेगा, C4 साइकिल। ठीक है, अब देखो, अब क्या है ना, इसे इधर जाना है, किधर, बंडल शीट में, लेकिन वो कहता है ना, जानते हैं सब लोग, जा नहीं पाएगा, वो घुसने नहीं देते इसे, तो इसने अपना रूप चेंज कर दिया, केस डिफरेंट। तो इसने क्या बोला, या तो ये एस्पार्टिक एसिड बन सकता है, या तो एक मैलिक एसिड। मुझे मैलिक एसिड पसंद है, मैं उसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैलिक एसिड, सेम कार्बन, मैंने कहा ना रूप चेंज होगा, लेकिन कार्बन तो उतना ही है। ठीक है, अब इनके बीच में एक से दूसरे सेल में जाने के लिए ना एक स्ट्रक्चर होता है, एक ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आपने सुना होगा प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा से हमारा मैलिक एसिड जाएगा, ट्रांसफर हो गया, और मैलिक एसिड जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, जैसे ही मैलिक एसिड बोला, इससे ना चोरी हो गई। होता है ना, नए देश में जाओ तो अचानक से पीछे से कोई चोर होता है, ठग के चला जाता है, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो याद रखना मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड आया। अब मैलिक एसिड कितने का है, 4 कार्बन का। ठीक है, मैलिक एसिड 4 कार्बन का है, तो क्या होगा, मैलिक एसिड के 4 कार्बन, इससे ना कोई एक CO2 छीन जाएगा। कोई CO2 ना छीने मेरे मैलिक एसिड से, कोई CO2 ना छीने मेरे मैलिक एसिड, लेकिन छीन लिया तो बेचारा टूट जाएगा। कहेगा ये क्या हो गया, देखते देखते, अरे ये क्या हो गया, देखते देखते मैलिक एसिड तो पायरुविक एसिड चेंज हो गया। मैलिक एसिड पायरुविक एसिड है ना, देखो M इसकी शॉर्ट फॉर्म है माँ किस चेंज हो गई, पा में, है माँ पा, देखो सब आ रहे मम्मी पापा, है ना। ये कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन, क्यों, अरे 1 कार्बन का CO2 निकल गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, टूट गई, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये CO2 कहाँ जाएगा बेटा, बंडल शीट में यहीं पे हो रही होगी C3 साइकिल, जहां पे एंजाइम प्रेजेंट होगा, कौन सा, अरे वही मेन वाला रूबिस्को। मैंने बोला था C3 साइकिल है ना, C3 साइकिल, ये C4 प्लांट है। ठीक है, लेकिन C4 में भी C3 जरूर होगी, C3 मेन पाथ पे है, C3 के बिना कोई भी नहीं हो सकता। हर प्लांट के अंदर C3 साइकिल जरूर हो रही होगी। C4 है तो C4 में ये सब चल रहा होगा, लेकिन C3 जरूर होगा। और ये CO2 कहीं और नहीं जाने वाली, कहाँ जाएगी CO2,
है ना, ये C2 इस C3 साइकिल पे भी जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड है, ये कहेगा मैं क्या करूँ, कहेगा चलो वापस घर चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ, वापस घर चलता हूँ। तो ये वापस पहुँचा, वही प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ क्या, वापस घर पहुँच गया। वाह, वही हमारा कितने कार्बन, 3। कहेगा ये हम साइकिल पढ़ रहे हैं बेटा, तो वापस से हमें पायरुविक का पैप बनाना पड़ेगा। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, पैप बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम इस प्रोसेस को कहेंगे रीजनरेशन। बन गया रीजनरेशन। ठीक है, ओके, ये थी हमारी C4 साइकिल। ठीक है, ये थी हमारी C4 साइकिल, सिंपल सा, डिकार्बोनाइजेशन, रीजनरेशन, फिक्सेशन। और क्लियर, पक्का आग लगाने बिल्कुल एकदम आग। कमेंट है ना नीचे, नीचे कमेंट में आग लगा देना। ठीक है, वही डालूंगा। तो क्या लगानी है, आग, एकदम एकदम फायर। क्या, फायर, फायर नहीं, फायर। अब क्या है ये ना, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम ना ये काम कर रहे हैं, C4 के पास अपना पूरा एक मैकेनिज्म होता है, ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो C3 साइकिल पे क्या पहुंचा रहा है, सर CO2 बचा रहा है। मतलब ये सब इतना कुछ इसलिए करा था ताकि C3 साइकिल पर CO2 मिल जाए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, आगे जाके तुम पढ़ोगे है ना, और भी चीज़ें तो उसमें काम आएगा, फोटो रेस्पिरेशन, फॉस्फोराइजेशन वगैरह उसमें काम आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी C4 साइकिल। तो आज हमने क्या पढ़ा, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कपलिंग हाइपोथेसिस, फिर उसमें क्या पढ़ा हमारा, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब C4 में हमने क्या करा, अल्टीमेटली इसका करके इस C3 साइकिल में बेटा होगा क्या, C3 में क्या हमें सर ये क्यों कर रहे थे, बेटा इसमें भी तो ग्लूकोज बन रहा होगा, भूल गए C3 में ग्लूकोज बनता है ना। तो हमारा C3 में और C4 में क्या बना, ग्लूकोज बना, दोनों में ग्लूकोज बना। किसकी मदद से, जो हमारे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है ना, जो हमारी फोटोसिंथेसिस या फोटोफॉस्फोराइलेशन थी, उसमें जो ATP NADPH2 बने थे, NADP NADPH, उसकी मदद से हमने CO2 को फिक्स कर लिया है ग्लूकोज में। देखो बन गया, यही था सिर्फ। ठीक है, क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, नहीं आया तो नीचे बोल दो, आया क्या अच्छा लगा वो बोल दो, नहीं आया तो क्या चीज़ इंप्रूवमेंट चाहते हो ये भी बोल देना। ठीक है, क्लास लेनी हो मेरा नंबर जानते हो, अगर कभी क्लास लेने का मन है कि सर बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी थोड़ा ये वेल प्लेस नहीं हुआ, इसलिए थोड़े का शायद साउंड में या किसी में प्रॉब्लम हो सकती है, देख लेना। अभी मैं अकेला हूँ, कोई साथ में मेरा वर्कर नहीं था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे अपने दोस्त के साथ, अपने लोगों के साथ। जल्दी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री, हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपके लिए वीडियो बना के डालेंगे। तो जल्दी इस चैनल पे, या दूसरा हम इस चैनल का नाम रखेंगे, एक और चैनल हम चालू करने वाले हैं वेदास नाम से। वेद, जैसे हमारे वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसे कई सारे वेद जो शुरुआत में जिन्होंने ज्ञान बांटा था, उसके ऊपर हमने वेदास रखा है। तो वेदास नाम से हम चैनल एक और स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नीट और जेई के वो डालेंगे, जेई की वीडियोस डालेंगे। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ, अभी थोड़े से वीडियोस और बनाएंगे हम, जिसमें हम आपकी नीट के रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आजकल बच्चों की थोड़ी रिक्वेस्ट थी, सर ABO ब्लड ग्रुपिंग, आइल्स एंटीजन, इनके बारे में बनाओ, तो कोशिश करूँगा इसके बारे में बना सकूँ। तो अभी तो मैं प्लांट पे फोकस कर रहा था, क्योंकि कई सारे लोग इनमें ही उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी रेस्पिरेशन पे भी मैं डालूंगा। रेस्पिरेशन मतलब कैसे CO2 वगैरह कैसे यूटिलाइज होता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस आती है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, टर्मिन ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर भी मैं पूरी बना के एक वीडियो डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी तो अपना प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स, अगर आप पास आउट हो गए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है तो अपने नीट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए 11th 12th उसके लिए चाहिए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। गुड बाय।